तो अब हम बात करने वाले हैं कि मेटल्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर जो बैंड स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है इसमें मैं लिख रहा हूं कि बैंड स्ट्रक्चर इन मेटल्स या इन कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में या मेटल्स में कहूं तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा इन मेटल्स जो कि जनरली कंडक्टर होते हैं, कंडक्शन बैंड सीबी का मतलब यहां पे कंडक्शन बैंड होगा आगे, और वीबी का मतलब होगा वैलेंस बैंड। सो कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स द वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन बैंड जो है वैलेंस बैंड को ओवरलैप करता है। मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये वैलेंस बैंड है, ये आपके पास वैलेंस बैंड है दिस, तो कंडक्शन बैंड इसको ओवरलैप करता है, कंडक्शन बैंड इसको ओवरलैप करेगा। ये व्हाइट कलर का जो बैंड है ये आपके पास है वैलेंस बैंड, और ये येलो कलर से जो मैंने बनाया है ये है आपके पास कंडक्शन बैंड। तो होता क्या है कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में फ्रीली घूम सकते हैं। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस बैंड में भी हैं और कंडक्शन बैंड में भी हैं। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड में भी हैं और कंडक्शन बैंड में भी हैं। तो वो कंडक्शन बैंड में आराम से बिना किसी दिक्कत के जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड can move freely in the conduction band। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन की वजह से ही वहां पर करंट प्रोड्यूस होता है। यदि मैं इस तरह के आपके पास कोई मटेरियल है और यहां पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगा देता हूं या कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अप्लाई कर देता हूं, मान लीजिए यहां पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया लाइक दिस, मैंने इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे जो कंडक्शन बैंड में है। जो कंडक्शन बैंड में है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और यहां पर एक करंट कंस्टिट्यूट हो जाता है, करंट यहां पे बहने लगता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड यहां पे समझ में आ गया, ओवरलैप करता है। अब बात करें सेकंड वाले की कि इंसुलेटर में क्या होता है बैंड का स्ट्रक्चर। तो सेकंड हमारे पास पार्ट है, सेकंड है हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर इन इंसुलेटर। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं कि जब इंसुलेटर की बात की जाती है तो वहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड काफी दूर दूर होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे इन इंसुलेटर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड डू नॉट ओवरलैप। इन फैक्ट द separation between valence band and conduction band is highest among all types of materials। यानी कि जितने भी मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं उनमें सबसे ज्यादा सेपरेशन होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ये एक वैलेंस बैंड है लाइक दिस, और मान लीजिए आधा भरा हुआ है, कुछ पार्शियली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड भी बना सकते थे, डजंट मैटर। और ये है आपके पास कंडक्शन बैंड, ये आपके पास कंडक्शन बैंड है, ये आपके पास जो है ये वैलेंस बैंड है लाइक दिस, वैलेंस बैंड। इनके बीच का जो है गैप, बीच के गैप का मतलब क्या है कि यहां पर जो फर्मी एनर्जी लेवल है, मैंने आपको समझाया था फर्मी एनर्जी लेवल, राइट। सो फर्मी एनर्जी लेवल इसका यहां पर है, और ये कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट पार्ट है वो यहां तक है। तो इनके दोनों के बीच का जो गैप है, ये सेपरेशन जो है ये कहलाता है डेल्टा ईजी। डेल्टा ईजी इसको कहा जाता है। क्या मतलब है इसका कि फर्मी एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है
उसको कहा जाता है डेल्टा ईजी। डेल्टा ईजी का फुल फॉर्म होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप नाम सुनने में बड़ा एग्जॉटिक है और इसको डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं कि डेल्टा ईजी का मतलब क्या है। डेल्टा ईजी कहूँ या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहें, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसका डेफिनेशन ये होता है कि एनर्जी हम कितना सप्लाई करें इसके इलेक्ट्रॉन को मिनिमम, जिससे ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। मिनिमम एनर्जी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड सो दैट इट कैन एक्साइट एंड गो अप टू कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में ये जा सके। तो यहां पे हम लिखेंगे मिनिमम एनर्जी सप्लाइड, मिनिमम एनर्जी सप्लाइड to excite electrons from valence band to conduction band। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए सबसे मिनिमम कितना एनर्जी हमें जो स्पेंड करना पड़ता है उसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये जो डिस्टेंस होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, ये मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर में मेजर नहीं की जाती है, ये एनर्जी में मेजर की जाती है कि यहां से यहां जो है कितना एनर्जी हमें चाहिए होता है। सो डेल्टा ईजी की जो वैल्यू होती है इंसुलेटर के लिए, डेल्टा ईजी जो होता है इंसुलेटर के लिए वो ज्यादा होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है इंसुलेटर के केस में। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूम टेम्परेचर की बात करें, 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें, तो रूम टेम्परेचर पर जो थर्मल एजिटेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स के पास जो टेम्परेचर की वजह से एनर्जी होती है वो इससे कम रहती है। इसका मतलब यह है यदि हम रूम टेम्परेचर पे बात करें तो रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन्स यहां के असमर्थ हैं, असफल हैं, वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकते हैं। और कंडक्शन बैंड में यदि नहीं पहुंच रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर भी कोई यहां पर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा इवन एट द रूम टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा बढ़ा दें तो पॉसिबल है यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएं और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर वो फ्लो होने लगे, मूव करने लगे और वहां पे करंट प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन एट वेरी हाई टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये पॉसिबल नहीं है। इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर संभव नहीं होता है। ठीक है, और यहां पे हम लिखने भी वाले हैं कि एट रूम टेम्परेचर no electron can go to conduction band because the energy gap between the conduction band and valence band is very very huge, because energy gap या कहें डेल्टा ईजी को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। डेल्टा ईजी इज वेरी लार्ज। ठीक, इंसुलेटर की कहानी समझ में आ गई कि कंडक्शन बैंड में यदि इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे तो इसका मतलब यह है कि वहां पे करंट भी जो है प्रोड्यूस नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर। आगे हम बात करते हैं थर्ड, जो कि सेमीकंडक्टर में। तो थर्ड पार्ट यहां पे देखेंगे, थर्ड पार्ट है यहां पे कि बैंड स्ट्रक्चर इन सेमीकंडक्टर। तो यहां पे नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेमीकंडक्टर है मतलब बीच का है हिसाब यहां पे। तो इसका मतलब ना यहां पर VB और CB ओवरलैप करते हैं, ना ही बहुत ज्यादा दूरी है उनके बीच में, जो है वो बीच में लाई करते हैं। उनका जो गैप है, स्पेसिंग है, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, वो बीच में है, इंसुलेटर से कम है और और जो मेटल्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनसे ज्यादा है। तो यहां पे हम लिखेंगे इन सेमीकंडक्टर द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड also do not overlap, but the separation between them is small as compared to insulators। यहां पे मैं बात करूं आपके सामने एक डायग्राम की। ये आपके पास मान लीजिए कंडक्शन बैंड है, ये आपके पास है कंडक्शन बैंड और ये आपके पास है वैलेंस बैंड।
लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, यहाँ तक ये भरा हुआ है, पार्शियली फिल्ड है। तो ये आपके पास जो फर्मी एनर्जी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल, और यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड का लोएस्ट पार्ट है, ये जो डिफरेंस है ये कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। समझ गए? फॉरबिडन एनर्जी गैप, FEG। ये जो वैल्यू होती है डेल्टा EG, ये वैल्यू होती है, कम होती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये कम होती है। इसका मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक, तो यहां पे मैं बात करूं कि ये आपके पास है एट 0 केल्विन, तो रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं as the forbidden energy gap is small, so at room temperature electrons from valence band can excite due to thermal agitation and reach to conduction band, and when a potential difference is applied to semiconductor, the current constitute in them। तो जब इन सेमीकंडक्टर के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो वहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं तो इसका मतलब वहां पे करंट जो है जनरेट हो जाता है। ठीक, ये बात समझ में आई आपको कि सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर करंट जो है फ्लो कर सकता है उनके अंदर से। ठीक, और यहां पे बात करें कि सेमीकंडक्टर की, कि सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर तो कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो है फ्लो, लेकिन यदि मैं इन्हीं को लो टेम्परेचर की बात करूं, यदि मैं अल्ट्रा लो टेम्परेचर की बात करूं, तो सेमीकंडक्टर भी कैसे बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज उनके पास तब थर्मल एजिटेशन नाम का जो है चीज नहीं होता है। थर्मल एजिटेशन समझते हैं कि एनर्जी ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो यदि टेम्परेचर बहुत कम है तो उन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो थर्मल एजिटेशन की एनर्जी है वो बहुत कम होगी, तो इसका मतलब वो इस गैप को पार नहीं कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि वो इस गैप को पार नहीं कर पाए। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं उनकी जो थर्मल एजिटेशन की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और यदि वो एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो गई तो वो यहाँ से यहाँ तक जो है कूद सकते हैं, एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, और कंडक्शन बैंड में एक बार पहुँच गए तो वहाँ पे वो फ्लो हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं और करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं यदि वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो। ठीक, ये बात समझ में आपको आ गई। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एक सेमीकंडक्टर के अंदर करंट किस तरीके से जनरेट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक टिपिकल सेमीकंडक्टर लिया है, और इसमें जो वैलेंस बैंड है वो पार्शियली फिल्ड है, इतना सा पार्ट जो है वो एम्प्टी है, कंडक्शन बैंड फुली एम्प्टी है अभी, और 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, अभी ये 0 केल्विन की बात कर रहे हैं। अब हम यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करके रूम टेम्परेचर की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट हैं वो थर्मल एनर्जी या कहें थर्मल एजिटेशन की वजह से एक्साइट हो जाते हैं, और वो एक्साइट होके क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन यहां से कूदकर पहुंच जाते हैं इस कंडक्शन बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, और इलेक्ट्रॉन यदि यहां पहुंच गया तो यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। यहां पे क्या होता है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है लाइक दिस, एक वैकेंसी यहां पे क्रिएट हो चुकी है। ऐसे ही और भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां से निकल के, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के इस कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, और यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। वैकेंसी का मतलब यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में जाने की, वो होते हैं काफी कम, यानी कि 1 in a million कह सकते हैं। 1 in a million जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां से कूद के यहां चले जाते हैं अपने आप एट रूम टेम्परेचर। अब
बात आती है कि यदि मैं इस स्टेज पर एट रूम टेम्परेचर इस पूरे सिस्टम के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई करता हूं, या इलेक्ट्रिक फील्ड कहूं या पोटेंशियल डिफरेंस कहूं, बात आप समझ गए कि क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने मान लिया कि इस तरफ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया यहां पे क्रिएट कर दिया, अप्लाई कर दिया इस सेमीकंडक्टर के अक्रॉस। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होने से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन के पास जो है फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये मूव करना स्टार्ट होंगे इस डायरेक्शन में। और मैं इन पॉजिटिव चार्जेस की बात करूं, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, जो वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे, वो मूव करता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस डायरेक्शन में मूव होगा। तो यहाँ पे दो चीजें जनरेट हो चुकी हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की यादें, एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। दोनों जो है मूव कर रहे हैं। अब कहोगे सर होल कैसे मूव कर रहे हैं, वहां तो कुछ है ही नहीं। अरे होल तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके नेबरिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उन जगह को भर दे रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहेगा यार यहाँ जाने से अच्छा तो मैं यहीं कर लूं, मैं यहाँ जाने से अच्छा मैं क्यों ना इस यहीं पे चला जाऊं। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, इसके पास का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहेगा यार मैं वहां जाने से अच्छा यहीं ना चला जाऊं। तो यहाँ पे होल जो है, होल दिखते ही जो है वो पागल हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ जो है वो मूव करने लगते हैं और होल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट है वो चार्ज कैरियर की वजह से होता है। आपको पता है कि चार्ज के फ्लो होने का रेट जो है वो करंट कहलाता है। तो चार्ज कैरियर जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो कंडक्शन बैंड में मूव कर रहा है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो वैलेंस बैंड में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब किसी भी सेमीकंडक्टर में जब हम रूम टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वहां पे करंट दो तरीके से प्रोड्यूस होता है। एक करंट का जो कंट्रीब्यूटर है वो इलेक्ट्रॉन है, एक करंट का कंट्रीब्यूटर जो है वो होल्स हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं इन सेमीकंडक्टर करंट फ्लोज ड्यू टू यहां पे लिखूंगा पहले पॉइंट में इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड की वजह से वहां पे करंट होता है। एंड दूसरा है आपके पास होल्स, इनको होल्स को, वैकेंसीज को होल्स कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते थे, होल्स कहते हैं लेकिन, है ना, होल्स इज मोर जनरल टर्म, होल्स इन वैलेंस बैंड। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि करंट इन अ सेमीकंडक्टर, ISC कह दूं या फिर मैं I टोटल कह सकता हूं, I टोटल। तो टोटल करंट जो होता है वो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है प्लस करंट ड्यू टू होल्स होता है। सर आपने ऐड कैसे कर दिए, क्योंकि बेटा देखो इलेक्ट्रॉन यदि इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है वो इस तरफ माना जाएगा IE, और होल्स इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो IE भी इसी डायरेक्शन में माना जाएगा। सो IE प्लस यहाँ पे H का जो समीशन है वो टोटल करंट होता है किसी सेमीकंडक्टर में, ISC इज इक्वल टू IE प्लस H। अच्छा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। टोटल करंट इन सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू I ड्यू टू करंट, I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड I ड्यू टू होल्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में मूव करते हैं और जो होल्स हैं, होल्स मूव करते हैं वैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कंडक्शन बैंड में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलें इसमें। तो ये जो आपके पास रिलेशन है, इस रिलेशन को हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे कि करंट की वैल्यू हम जानते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था NaE/VD के बराबर। यहाँ पे N जो है वो नंबर डेंसिटी होता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज की डेंसिटी कितनी है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है जिस एरिया के थ्रू चार्ज कैरियर्स पास हो रहे हैं। ये E जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, VD होता है ड्रिफ्ट स्पीड। और हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि VD जो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय E, ये रेशियो कहलाता है मोबिलिटी। ये क्या कहलाता है, मोबिलिटी कहलाता है, मोबिलिटी। तो मैं इन दोनों फॉर्मूलेज को यदि कंबाइन कर दूं तो आपके पास मिलेगा I इज इक्वल टू NaE, VD को लिख सकता हूं E इंटू म्यू इंटू E। और हम जानते हैं कि करंट किसी सेमीकंडक्टर में उसके इलेक्ट्रॉन और उसके होल्स की दोनों की वजह से, दोनों के मूवमेंट की वजह से होता है। तो करंट इन सेमीकंडक्टर, या टोटल करंट की बात करूं, करंट इन सेमीकंडक्टर विल बी इक्वल टू
करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का करंट यदि देखें तो Ne, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E होगा, यहाँ पे म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस करंट ड्यू टू होल्स। होल्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही है, तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, हो सकता है उस सेमीकंडक्टर में होल्स अलग हो, नंबर ऑफ होल्स अलग हो, नंबर डेंसिटी होल्स की अलग हो, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेगा, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही होगा, ये मोबिलिटी उनकी अलग हो सकती है म्यू एच, और यहाँ पे आएगा E। तो इसमें आप कौन कौन सी टर्म्स कॉमन है उनको कॉमन ले लीजिए, AEE I कॉमन है, सो Ne म्यू ई प्लस NH म्यू एच, और बाहर आएगा आपके पास NEE, और ये बन जाएगा आपके पास टोटल करंट इन सेमीकंडक्टर, टोटल करंट इन सेमीकंडक्टर। ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब हम एक बात और जानते हैं, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एक टर्म और है, एन की जगह ए आएगा यहाँ पे, ठीक है, एरिया आएगा यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि करंट अपॉन एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी होती है। यदि एरिया को यहाँ पे डिवाइड कर दें, सो ISC अपॉन एरिया यदि कर दें तो आपको मिल जाता है करंट डेंसिटी इन सेमीकंडक्टर, करंट डेंसिटी है ये, क्या है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास E Ne म्यू ई प्लस NH म्यू एच, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है E, यहाँ पे आपको मिलने वाला है E। और हम एक बात और जानते हैं, एक बात और जानते हैं क्या, कि ओम्स लॉ से हम जानते हैं J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा चार्ज डेंसिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखिए यहाँ पे करंट डेंसिटी जो है वो सम कांस्टेंट है और इंटू ई है, तो इसका मतलब जो सिग्मा टोटल है सेमीकंडक्टर का, सिग्मा जो टोटल है सेमीकंडक्टर उसकी वैल्यू कितनी है, E इंटू एनी म्यू ई प्लस NH म्यू एच। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा ऑफ सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू E इंटू NE म्यू ई प्लस NH म्यू एच। ठीक, ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।